तो भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप इस पॉडकास्ट में आए हमारे यहाँ। तो हमारे साथ है आज शुकर्मा फाउंडेशन के फाउंडर माया विश्वकर्मा जी, जो कि हमारे गांव के सरपंच भी हैं। तो इनसे मिलिए। आज हम इनके लिए थोड़े सवाल लेके आए हैं जो कि ये उनका जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका जो बचपन है और जो गांव वगैरह है वो किस तरह से बीता है आपका, जो यहाँ पर रहे हैं आप। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। सबको सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद। और जो लोग आज आए पहली बार बना रहे हैं जी, तो देखा था अपन, बहुत अच्छी शुरुआत है जी। तो हमारे गांव के मोड़ी मोड़ा हैं, और इसमें क्या है कि जिस जगह हम बैठे हैं यहीं पे हमारा जन्म हुआ था। और तब भी ऐसा, मतलब अभी तो बहुत बदलाव आ गया गांव में, तो उस समय जो था लगभग रोड तो कहीं भी नहीं थी। मतलब सब जगह ऐसे एकदम, जैसे अपन अभी बहुत दूर दराज गांव में जाते आदिवासी वैसे होते हुँ। थे। और जब हमारा जन्म हुआ था तब तो हम पूरा नदी पर ही आश्रित थे। मतलब नदी से पानी लाते थे, वहीं पे नहाना, वहीं पे अपनी गाय को ले जाना, वहीं पे सारा, मतलब पूरे गांव की जो दिनचर्या थी वो नदी के आसपास थी, वहीं पे खेलना। तो ये सारा बचपन हमारा रहा। और हुँ। भैया पहले जो है तो जो बिजली भी नहीं, और पानी तो वैसे अपन दूर से ला ही रहे हैं, और उसके साथ साथ गैस वैस तो कुछ था नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, स्कूल से फ्री होते थे और लकड़ी बीनने जाते थे यहाँ से। कभी कंडे बीनने जा रहे हैं, क्योंकि पहले अपने यहाँ जानवर बहुत होते थे। जानवर मतलब कि नार बहुत बड़ी यहाँ से जाती थी, और दिन हुँ। भर वो चरवाहा उनको चरा के, और थोड़ी देर रेत में उनको विश्राम करते थे, जिससे उनका गोबर जो होता था वो पूरे गांव में जिन जिन को जरूरत होती थी, वो उपले जैसे होते हैं वो बीनने जाते थे। तो हम लोग भी जाते थे, क्योंकि उस समय ईंधन होना बहुत बड़ी बात है। मतलब जब तक बहुत ईंधन नहीं बढ़िया। आएगा भैया, अपने गांव में घर में खाना कैसे बनेगा। तो बचपन हमारा बहुत सारी चीजों में सीखते हुए बीता, कि जैसे लकड़ी कंडा लेकर आ रहे हैं, खेत में जा रहे हैं अपना काम करने, अम्मा के साथ हम गाय के लिए चारा लेने जा रहे हैं। हुँ। अभी जैसे अभी फसल कट जाएगी तो उसका कुछ बीनने के लिए जा रहे हैं, कि चलो गेहूं कट गया, गेहूं है। तो हुँ। बहुत सारी लर्निंग है, और उसी लर्निंग के बीच में पढ़ाई भी है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन माताजी और पिताजी जो है, माताजी का परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा आईएएस रहे। तो उन्हें लगा कि बच्चे को हमेशा पढ़ने के लिए अग्रसर करना चाहिए थोड़ा। तो हमेशा किताब लेके इतने बजे बैठाल देते थे, और वो खुद भी पढ़ती थी, पढ़ाती थी। तो पढ़ाई में हमारे घर में हमेशा शुरू से स्ट्रिक्ट हमारे लिए रहा। भाई हुँ। भाई क्या होते हैं, अपने यहाँ देखते हैं अपन लड़के सब लोग बाहर चले जाते हैं, घूमते हैं, 9-10 बजे आ रहे हैं, खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन लड़कियां बहुत डिसिप्लिन होती हैं। तो इसलिए बहुत। हमारा मतलब बहुत नपा तुला जैसा कहें, बहुत ही एक अच्छा बचपन था। और उसी के साथ हमने अपने स्कूल की पढ़ाई यहाँ से करी। उस समय हम अपने गांव में एक ही स्कूल था, प्राथमिक शाला, और वो 2 शिफ्ट में लगता था। सुबह के समय वहाँ पहली से 5वीं तक का स्कूल, और फिर दोपहर से 6वीं से 8वीं तक का स्कूल। तो हमारा स्कूल इतना सामने ही है, तो घंटी सुनाई दे रही है घर से, तो घंटी हुँ। बजी और चले गए। और फिर लंच की छुट्टी में आए, फिर चले गए। तो बड़ा आनंद था। मतलब इतना वो नहीं था। सब बच्चे बहुत ही फोन से, फोन तो थे नहीं, तो फ़ोन सब तो लोग बहुत खेल दूर में था। बहुत ज्यादा हाँ। रुचि रखते थे। हम लोग अपने यहाँ पहले अपने बाजार में सिंगलाल होते थे। मतलब जैसे कसरत अपन कराते ना, तो पहले तो वैसे ही इतना कठिन परिश्रम करते थे सब लोग, तो फिटनेस का तो सवाल ही नहीं। लेकिन उसके अतिरिक्त एक प्रतिस्पर्धा वो लोग करते थे, कि भाई सिंगलाल कौन उठे यहाँ पे गांव में। तो सब लोग 5 बार 10 बार पूरा सिंगलाल बाजार में रहते थे। एक दो ऐसे लाल कलर का पत्थर इतना बड़ा, और हाँ। उसमें बीचे से वो कार्विंग होती थी, और सब लोग सिंगलाल उठाते थे ऐसे। तो ऐसा मजेदार बचपन था, ये सबको नसीब नहीं होता है। तो सही है, सही है, बहुत सही बात है। तो दूसरा सवाल आपके लिए ये है, आपकी जो पढ़ाई की जर्नी थी, आपका विदेश जाने का जो एक्सपीरियंस वगैरह था, वो किस तरह से मतलब चालू हुआ और कब हुआ ये सब देखो, चीज़ें? ऐसे हमने बताया, पढ़ाई हमारी 8वीं तक तो यहीं हुई थी। और हाँ। उस जमाने में ना, लड़कियों को आज भी अपने गांव में कहाँ ज्यादा पढ़ने देते हैं। मतलब बहुत मुश्किल से लड़कियां पढ़ पाती हैं। और उस जमाने में तो हुँ। और भी नहीं, क्योंकि बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, और लड़कियों को बाहर जाना इतना वो नहीं था। लेकिन हमारे घर में, जैसे मैंने बताया, कि पढ़ी लिखी परिवार, और उसको समझते हैं कि भाई पढ़ाई शिक्षा क्या होती है।
तो हम 8वीं के बाद हमारे मामा जी के यहाँ चले गए, उनके यहाँ 9वीं 10वीं स्कूल था। अब अच्छा। 10वीं के बाद फिर उनके यहाँ स्कूल नहीं था तो हम साईंखेड़ा आ गए। अब साईंखेड़ा में जो उत्कृष्ट विद्यालय है, वो उस समय हमने उसमें पढ़ाई की थी 11वीं 12वीं। हमने हमको साइंस बहुत पसंद था, हमको डॉक्टर बनना था बचपन से, लेकिन अपने यहाँ माहौल नहीं था तो कोई तैयारी तो ऐसी हो नहीं पाई, तो डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन साइंस की पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद फिर हम गाडरवारा में 1 साल हमने फर्स्ट ईयर किया, क्योंकि हम हर अपने जो कॉलेज की डेडलाइन होती है आवेदन की 12वीं के बाद, वो सारी निकल गई थी, क्योंकि हम उस समय अपने गांव में चैत लगो रहे थे। जैसे मतलब परीक्षा हुई और सब लोग अपने गांव आ जाते हैं। अब गांव आ जाते हैं तो भाई गांव में खेत के काम लग जाते हैं, तो कोई गेहूं काटने जा रहे हैं तो कई किसी दिन हम उसमें, तो हम रिजल्ट लेना ही भूल गए कि भाई रिजल्ट कब आ रहा है। और अपने यहाँ ना ना फ़ोन की सुविधा थी, ना कोई अखबार आता था, वो तो आज भी नहीं आता है। तो इस तरह से किसी भी प्रकार का ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था कि भैया तुम रिजल्ट आ गया है तो तुम जाके दूसरे फॉर्म भर लो। तो महीनों निकल गए और हम बढ़िया आराम से पीसी काट रहे थे। तो उस चक्कर में हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। डेडलाइन निकल गई थी, तो हमने फर्स्ट ईयर हमने गाडरवारा का एक प्राइवेट कॉलेज उस समय खुला था वहाँ पर किया। लेकिन वो फर्स्ट ईयर साल बचाने के बाद फिर हम जबलपुर गए। जबलपुर में हमने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हितकार्नी से किया, फिर उसके बाद फिर हमने यूनिवर्सिटी से किया वहाँ पर। और यूनिवर्सिटी में हमारे 3 सेमेस्टर होते हैं। उसके बाद फिर हमने जो चौथा सेमेस्टर हमको एम्स में मिला दिल्ली में, तो वहाँ हमने रिसर्च करी। तो ऐसे ऐसे जो है, मतलब ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि तुम लोग सोच सकते हो कि इधर से अभी मेहरा गांव से इंदौर जाना कितना मुश्किल होता है घर से। तो हम तो उस ज़माने की बात कर रहे हैं, आज से 30 साल पहले, कि कैसे मतलब एक लड़की होके और अकेले अपना गांव से निकलना, फिर अकेले, और अपन हिंदी मीडियम के लोग रहते हैं, मुश्किल से ही शहर की भाषा आती है, क्योंकि अपनी अपनी भाषा है ही बुंदेलखंडी। तो बुंदेलखंडी से शहर की भाषा सीखना, और शहर की भाषा सीखने के बाद फिर एम्स में जाना, तो वहाँ सब अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ देश के सभी कोने के लोग रहते हैं। फिर उससे वहाँ से फिर आप धीरे धीरे अपने आप को पढ़ाई में आगे करते हैं। वो तो खैर जबलपुर से ही हमने पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करी वहाँ पे, और वहाँ अंग्रेजी और ये सब चीज़ें सीखे, कंप्यूटर सीखे। कंप्यूटर हमने साईंखेड़ा में सीखा था। तो ऐसा करते करते फिर दिल्ली एम्स में गए, और फिर उसके बाद फिर हम अमेरिका गए पढ़ाई के लिए। तो ये सब चीज़ें अमेरिका थी। कैसी। सबसे पहले आप अमेरिका गए, दिल्ली के बाद हाँ, अमेरिका, दिल्ली के बाद दिल्ली अमेरिका से। गए, हाँ पढ़ाई करने, और हाँ अब तक कहाँ स्कॉलरशिप तक पे। घूम चुके हैं आप अमेरिका, उसके अलावा मैं कोई? बहुत सारे देश घूम चुकी हूँ। मैं अमेरिका, चाइना, दुबई, सेंट लूसिया, कोस्टोरिका, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं। अभी मैं कनाडा, मैं बहुत सारा घूम चुकी हूँ। हर साल मैं 1 या 2 नई कंट्री जाती हूँ। अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जिन भी कंट्री में हम जाते हैं उसमें हमको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, वहाँ का रहन सहन सब चीज़ सीखने मिलता है। और और पहले मेरा काम भी ऐसा था कि मैं कॉन्फ्रेंस वगैरह होते रहते थे, तो तब मुझे इंडिया में मुझे बहुत ट्रैवल करने मिला था। जब मैं अपने रिसर्च के टाइम पे सभी लगभग राज्यों में मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुकी हूँ। तो आपको मतलब विदेश में कैसे ये आइडिया आया कि मुझे वापस गांव की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पे चीज़ें सही करना चाहिए? आपने मतलब सुकर्मा फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई आपकी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल, क्योंकि देखो हम जब जैसे अभी तुम लोग इंदौर में रहते हो और यहाँ से क्योंकि जो लगता कंफर्ट में आत चला जाता है ना, तो वो हाँ, वापस आना कभी तो नहीं वो चाहता। आते हैं। जैसे आप लोग वहाँ से आते होंगे, सोचते होंगे यार ये गांव तो ऐसा ही है। बिल्कुल। पहले तो और भी खराब था, मतलब खराब नहीं कहेंगे हम उसको, कि मतलब चीज़ें नहीं थी, था तो अच्छा ही, शुरू से ही हमारा गांव बहुत अच्छा है। तो लेकिन जब हम दूसरे देश में रहते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल ये घुसता है कि जब उस देश में वैसे ही लोग हैं, वैसे ही काम हो रहा है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। वहाँ की सड़कें इतनी अच्छी हैं, वहाँ बिजली कभी नहीं जाती और ये सब, तो वहाँ हमको किसी भी लाइनमैन को खोजने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मंत्री के पास जाने। वहाँ चीज़ें ऑटोमेटिक बनी होती है, मतलब वहाँ एक सिस्टम होता है। और टैक्स तो हम यहाँ भी देते हैं, टैक्स हम वहाँ भी देते हैं। वहाँ सबके लिए रोज़गार है, यहाँ यहाँ तो बहुत ही मुश्किल से रोज़गार मिलता है। और सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा है, मतलब प्राथमिक शिक्षा ही अपने यहाँ पे अभी 80-90% तो पढ़ ही नहीं पाते हैं बच्चे। मुश्किल से बहुत सही 10% बात। बच्चे ग्रेजुएशन करके, और उसके भी मतलब 10% जॉब कर पाते हैं।
ज़्यादातर ड्रॉप आउट हो के धीरे धीरे अपने गांव में खेत में यहीं पर हो जाते हैं। तो ये सवाल एक बहुत बड़ा है कि वहाँ हमने एक अंतर देखा कि वहाँ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पूरा निःशुल्क है। मतलब सरकार की व्यवस्थाएँ इतनी तगड़ी हैं कि आप लोगों ने मेरे कुछ वीडियो में देखे होंगे, जो मैं अपने ब्लॉग बनाती हूँ, कि वहाँ 5 स्टार 7 स्टार होटल जैसे तो स्कूल होते हैं प्राथमिक जो हैं, और सब फ्री होते हैं, सरकार के होते हैं। वहाँ पे बड़े-बड़े मिनिस्टर का बच्चा, सेनेटर का बच्चा और चपरासी का बच्चा एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं और सबको सुविधाएँ वो मिलती हैं। तो जो जब देखो पहली से 12वीं तक जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमको अक्षर का ज्ञान, हमको जो एनालिटिकल का ज्ञान और एक थोड़ा-सा भेदभाव करने का ज्ञान और अपने प्रति सजग रहने का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, यदि आपने 12वीं में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है। आगे आपको नौकरी करना नहीं करना वो अपना वो है, लेकिन 12वीं तक मिनिमम वहाँ का हर बच्चा ज़्यादातर पढ़ा होता है। तो वही अंतर मैं जब यहाँ वापस आई कि यार हमारे यहाँ तो स्कूल ही नहीं है। अभी जब हम पढ़ते थे तब बहुत अच्छा स्कूल था, क्योंकि एक छोटा-सा स्कूल था, लेकिन उस समय टीचर इतने अच्छे होते थे कि वो मतलब घर से पकड़-पकड़ के लाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बिल्कुल मतलब समय से ही कक्षाएँ लगती थी। अब देखो कि अपने वो स्कूल तो गिर गया, फिर दूसरे कमरे बने वो भी गिर गए, फिर जर्जर भवन बना वो भी गिर गया। तो ऐसे करके बच्चे जो हैं 3, 13, 9, 18 और ज़्यादातर मतलब अपन साईं-खेड़ा अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अब हर गरीब के पास थोड़ी इतना पैसा है कि वो मतलब 50,000 साल का खर्चा करे और वहाँ पर अपने बच्चे को भेजे। जिस दिन उसके खेती में नुकसान होता है या उसकी बीमारी होती है, कुछ होती है, वो अपने बच्चे को निकाल लेता है क्योंकि उसको फीस देने के लिए पैसे नहीं। तो प्राइवेट शिक्षा जो है कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं है। मतलब किसी भी देश में यदि आप स्टडी करेंगे तो जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्री और डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें हमेशा शिक्षा फ्री होती है, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे यूरोप हो, चाहे फिनलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो। सब जगह प्राथमिक शिक्षा क्वालिटी युक्त फ्री होती है और सबसे ज़्यादा जो बजट है वो शिक्षा के लिए एलोकेट होता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ शिक्षा के लिए सबसे कम बजट है और हर साल घटता जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए सबसे कम बजट है, वो भी घटता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा, और दूसरी चीज़ मतलब महिलाओं की बहुत सारी समस्याएँ हैं, सैनिटरी पैड की बड़ी समस्या थी। उससे आज से 10 साल पहले हमने देखा था कि हम अपने गाँव में पैड ही नहीं मिलते थे, दूर-दूर तक पैड नहीं मिलते थे। तो वो हमको लगा कि अपने इधर अपन कैसे अवेयरनेस लाएँ, तो उसी को चलते हुए हमने सुकर्मा फाउंडेशन बनाया और फिर सबसे पहले सैनिटरी पैड बनाना शुरू किया, फिर उनकी अवेयरनेस लेकर आए, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यदि बच्चे या मतलब घर के परिवार वाले लड़कियाँ ये समझेंगी कि ये क्यों ज़रूरी है, तो वो खुद जाके खरीद के लाएँगे। तो उस समय तो कोई मतलब पैड ऐसा हाथ में पकड़ के एकदम अजीब-सा लगता था, अपने गाँव में ही हमने देखे हैं। लेकिन धीरे-धीरे ऐसे ओपन होते गए, वो जो पर्दा था वो निकलता गया और आज अपन देखते हैं कि भैया किसी की बहन को ज़रूरत है तो भाई पैड लेने आ रहा है, पापा लेने आ रहे हैं। महिलाओं को ज़रूरी नहीं है कि आना है, या काली पन्नी में वो ऐसे ही पैकेट भी ले जाते, तो एक बहुत बड़ा अंतर आया है इससे। तो वो सुकर्मा फिर हमने देखा कि अपने यहाँ रोड नहीं थी, कि भाई रोड नहीं है तो फिर मरीज कैसे जाएँगे, सबके पास वाहन नहीं है, बस नहीं चलती यहाँ। तो इसलिए एक कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जो भले ही मतलब जितना पैसा आप वहाँ शहर में दे रहे हो उससे थोड़ा कम पैसे में आप यहाँ कर सकते हैं प्राथमिक उपचार। तो वो फिर अपन ने टेलीमेडिसिन शुरू किया। फिर उसके चलते-चलते हमें लगा कि यार गाँव में जो है ना, हर गाँव इतना अच्छा प्रोग्रेसिव हो रहा है, अपने गाँव में कम से कम एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, क्योंकि जब तक अपन अच्छा स्कूल नहीं बनाएँगे ना, अपना गाँव जो है 50-100 साल तक पिछड़ा ही रहेगा। जो मतलब पिछड़ा शिक्षा के मामले में हमेशा नीचे ही जाता जाएगा। तो हमें लगा कि एक जिस स्कूल में हम पढ़ें, कम से कम हम वो स्कूल को हम अच्छा बनाएँ और उसको ऐसा बनाएँ कि मतलब वो अपने प्रदेश का बहुत अच्छा स्कूल हो और अपने ज़िले में उसका नाम हो, और वो भी सरकारी स्कूल हो। तो वो सोच के साथ में हमने फिर फंड इकट्ठे किए, थोड़े हमने सहयोग माँगा सब लोगों से, उसका प्लान बनाया, उसका अच्छा एक मॉडल बनाया और उसी सोच के साथ हमने गाँव में एक नवाचार लेकर आए कि भई सब लोग गाँव के सहयोग से अपन निर्विरोध पंचायत बनाएँ और उस निर्विरोध पंचायत में आप अपन सबसे अच्छा स्कूल बनाएँ, जो अपने पूरे ज़िले में कहीं ना हो या प्रदेश में ना हो। इस तरह का हमने सोच के साथ हमने निर्विरोध पंचायत बनवाई, मतलब सभी लोगों के सहयोग से गाँव में। और आज अपन देख रहे हैं गाँव में 3 साल अभी हमें हुए हैं, तो अंतर तो आप लोग बता सकते हैं, हर साल आते हैं।
अभी जैसे स्वच्छ पेयजल जो है, हमने देखा है कि अपने यहाँ जब मरीज आते हैं तो देखते हैं कि टाइफाइड के ज़्यादा आ रहे हैं, पीलिया ज़्यादा हुआ है इस बार, बुखार सबसे ज़्यादा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पानी से ही ये बीमारियां होती हैं। तो इस कारण से हमने सोचा कि अपनी कुछ पंचायत से, कुछ CSR से कैसे हम एक बड़ा RO प्लांट लगाएं। तो अभी वो पिछले महीने हुआ है। शिक्षा में अपना स्कूल में कुछ बाधाएं आ रही हैं, सब गांव वालों को पता है कि क्यों आ रही हैं। तो वो शिक्षा स्कूल जब बनेगा उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। अभी धरना भी रखा था, गांधी उस पे एक दिन का उपवास रखा था कि भाई हमारा स्कूल का मांग है कि आप स्कूल अच्छा बने। तो उसके साथ साथ फिर अपन ने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, जो अपने यहाँ भी पहला नवाचार है। उसमें बच्चे पढ़ते हैं, उसमें प्रधानमंत्री स्किल जो योजना है उससे भी अपन उससे ट्रेनिंग लेते। तो ये सब चलते चलते सुकर्मा की शुरुआत, फिर पंचायत की शुरुआत, और अभी काम तो चल ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो काफ़ी सारे काम हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा सफ़र रहा। वो अगले सवाल अपना ये है, जब आप सबसे पहले गांव की तरफ आए थे तो क्या क्या मतलब आपको डिफिकल्टीज वगैरह फेस करनी पड़ी, और ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो आपको विदेश में रह के सबसे अच्छा लगा, जो आज तक आपको याद है? देखो भाई, गांव में अपन काम करते हैं तो हर कदम पे आपको मुश्किलें आती हैं। तो मुश्किलें, जैसे मुश्किलों में बड़े ही हुए हैं तो वो मुश्किलों से क्या डरना। तो इस कारण से अ, आती हैं, लेकिन हाँ सहयोग भी मिलता है। तो बहुत सारी आती है, ऐसी कोई पर्टिकुलर तो हम नहीं कहेंगे। जैसे शुरुआत में जब हमने पैड का काम करना शुरू किया तो लोग हमें ऐसे देखते थे कि अरे ये भी कोई बात करने वाली बात है, क्योंकि इतना बड़ा टैबू था, लोग बात नहीं करते थे उसमें। फिर धीरे धीरे हमने अवेयरनेस बढ़ाया, फिर उसके बाद जब हुआ तो इस कारण से आप देखते हैं कि लोग सहज होके अपनी परेशानियां बताते हैं, सुनते हैं। ये सबसे बड़ी मानसिकता बदली है लोगों की। फिर उसके बाद छोटी जगह में काम करना और विश्वास पैदा करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको बार बार जाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। तो ये सब हैं। पंचायत में तो बहुत हर रोज़ ही आती रहती हैं मुश्किलें, मतलब कुछ ना कुछ काम रहते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, च हो जाता है, लोगों का सहयोग रहता है, लोग समझते हैं उस बात को, तो फिर आगे आके मदद करते हैं इस तरह से। और रही बात विदेश में कौन-सा इंसिडेंट जो मुझे याद है, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, लेकिन एक ऐसे इंसिडेंट है, मतलब मैं मेरा जिससे मतलब किसी की लाइफ वगैरह चेंज हो गई हो पूरी, आपको हमेशा याद हो अभी तक? हाँ, लाइफ चेंज का तो ऐसा ऐसा है कि वहाँ ना, ये जो मेरा सोशल का काम है वो मैं वहाँ भी करती थी, मतलब लोगों की मदद करना। तो वहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एक बहुत रिनाउंड नाम है उसका, बहुत मतलब दुनिया की टॉप लिस्ट में आती है। तो वहाँ पर मुझे मौका मिलता था कि मैं कैसे मरीजों को की सेवा करूं। सेवा मतलब कि उनको जो ज़रूरत है वो हम, तो वहाँ पर ऐसा है, वहाँ के जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप उनको पूजा नहीं सिखाते हैं उनको। मतलब पूजा तो एक अपना अंदरूनी चीज़ है, लेकिन उन्हें सामाजिक कम्युनिटी का काम करना सिखाते हैं। तो छोटे बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं कि लोगों की मदद कैसे करनी है। कोई हॉस्पिटल में वॉलंटियरिंग करता है, कोई लाइब्रेरी में करता है, कोई मतलब कहीं भी फेयर में करता है, जिससे कि हमारा कम्युनिटी का काम हो और सब मिलजुल के उस समस्या का हल निकालें। तो मैंने भी वॉलंटियर का काम किया स्टैनफोर्ड में। मैं मुझे म्यूज़िक पसंद है, तो मैं म्यूज़िक अपना बॉलीवुड का सिलेक्ट करके, क्योंकि हर भाषा का म्यूज़िक होता है, तो हम हिंदी समझते हैं, तो हिंदी के अच्छे गाने सिलेक्ट करके हम मरीजों के पास जाए कि भाई आप ये सुनो। तो कुछ मरीज, मतलब क्योंकि वहाँ क्या होता है, जैसे अपना एक संयुक्त परिवार होता है, अमेरिका में ऐसा कम होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज अकेला बचा है, उसके आसपास कोई लोग है ही नहीं, उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे, कोई भी नहीं है। तो ऐसे मरीजों की जब मदद करते हैं तो वो आपको इतना रिस्पेक्ट और इतनी दुआएं देते हैं कि आपको लगता है कि कितना बड़ा काम किया, ये तो लाइफ चेंजिंग है। कुछ लोग सुन के मतलब उनको अच्छा फील होता है, दर्द से बाहर आते हैं। तो ये सब जो हैं मेरे काफ़ी अच्छे इंडिया में अनुभव तो रहे। पूरा अपोजिट है नहीं नहीं, इंडिया में भी है, बिल्कुल है, बहुत यहाँ कम भी लोग करते करते हैं। हैं। लेकिन यहाँ हम लोग जो हैं, पहले देखो रोजी रोटी में ही हमको फुर्सत नहीं है ना, तो रोजी रोटी पहले आती है। अब वहाँ रोजी रोटी ऑलरेडी है लोगों के पास, सरकार बाकी चीज़ों की व्यवस्था कर रही है वहाँ। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी नहीं है, पानी आ रहा है, बिजली है। आपको सरकार के पास चक्कर नहीं लगाना, आधार कार्ड के लिए नहीं लाइन में लगना है, बैंक में लाइन में नहीं लगना, बैंक खुद आपका काम करता है। तो वहाँ
सिस्टम इतना स्मूथ बना है कि आपको कहीं भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों की लाइफ जो है वहाँ बहुत ही सरल है। सरल मतलब कि भागा-दौड़ी, अपना खुद का काम ईमानदारी से करो, नौकरी अच्छे से करो, अच्छे पैसे कमाओ, तो फिर आगे की लाइफ वहाँ होती। तो इस कारण से वहाँ पर ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। हाँ। तो आखिरी सवाल हमारा ये है, आजकल के जो यूथ हैं उनके लिए आपका क्या ओपिनियन है, मतलब किस तरह से वो अपना प्रोग्रेस करें ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सकें और हाँ, अपने देखो। इंडिया को प्रॉपर जी, जी। डेवलप कर देखो सकें। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग जो वास्तविक शिक्षा, देखो पढ़ाई का मेन मतलब क्या होता है? पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता है कि हमने बीएससी कर ली, एमबीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, ये कर लिया। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, उससे हमको और हमारे आने वाले समय में और हमारे समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा? मतलब हम क्या समस्या का हल हमारे पढ़ाई के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मैंने रिसर्च में पढ़ाई किया है, मैं कैंसर में काम करती थी और वैक्सीन बनाती थी। बड़ी टीम थी हमारी उसमें। तो मुझे लगा कि उससे ज़्यादा ज़रूरी शायद मुझे गाँव का काम लगा कि यहाँ वहाँ पर तो मैं काम कर ही रही हूँ, जो मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं काम करूँ तो शायद बहुत सारे लोगों का जीवन बदलेगा। सब बहुत सारे लोगों को एक एक अच्छा मुकाम मिलेगा, या पढ़ाई के द्वारा, या जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को भी ये चीज़ पहले ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो हमें कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट या विषय या काम है, जिसको पढ़ने से हमें बोरियत नहीं होगी, मतलब वो काम जैसा ना लगे। अब अधिकतर युवक क्या होते हैं कि यार फलाने का पैकेज इतना था, सीनियर का पैकेज इतना मिला, ये कंपनी में गया, वो कंपनी में गया। उस चीज़ को आप मत देखिए, क्योंकि आप कर चले भी जाएँगे ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होगा, और यदि आपको काम पसंद नहीं है, तो आप उसमें इतनी इतनी परेशानियाँ, दिमाग जो है उस पे इतना प्रेशर आएगा कि आप खुशी से वो चीज़ें नहीं एन्जॉय कर पाएँगे। तो मेरा मतलब ये है कि आप वैसा काम ढूँढिए जिसमें आपको आनंद मिलता हो, और जो समाज के लिए भी अच्छा हो। और पैसा को मतलब कोई आखिरी वो नहीं होती है, जीने के लिए ज़रूरी है पैसा, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है हमारा पैशन। क्योंकि आप पैशन यदि फ़ॉलो करेंगे तो पैसा आपके पीछे-पीछे आता है। और मतलब आप हमेशा जो है काइंड बनिए, आप एम्पैथी लेकर लाइए, और समाज के प्रति एक ऐसा नज़रिया रखिए कि आज हम जिस मुकाम पे हैं, उस मुकाम पर हमसे नीचे जो लोग हैं, उनको भी हमें ऊपर लेकर आना है। जैसे तो यही आजकल मेरा का संदेश है। आजकल का यूथ जैसे इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें देखिए दिखावा मतलब बहुत वो ज़्यादा हो चीज़ें गया है। यही हो रहा है अभी कि कुछ बच्चों को मैंने देखा है, उन वो इतने फ़ोकस होते हैं कि उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है आगे-पीछे उन्हें नहीं पता है, वो काफ़ी फ़ोकस होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। अभी ज़्यादातर जो है जिसके हाथ में फ़ोन है, और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि माँ-बाप जो हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमारा बच्चा किस प्रकार से कंटेंट देख रहा है। क्योंकि उसको तो पता है कि अच्छा वो उसको पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए था, हमने मोबाइल दे दिया। उसको 1 जीबी 2 जीबी डेटा चाहिए तो हमने रिचार्ज करा दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई में उपयोग कर रहा है या अन्य चीज़ें देख रहा है, ये उसकी खुद की ज़िम्मेदारी होना चाहिए। तो आजकल बच्चे इसमें ज़्यादा हैं। तो देखो भई, रील का ज़माना तो ऐसा है कि आजकल एआई ऐसी चीज़ आ गई है कि उसमें आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी उसमें ऐसा एडिट आ जाएगा कि उसमें सब कुछ दिखेगा। तो उस पे आप मत जाइए। आपको क्या इंटरेस्ट है, आप उससे सीखने के लिए क्या ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी रील में अच्छा नॉलेज भी है। मैं बहुत सारी रील मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट की वो रील देखती हूँ जिससे मेरा ज्ञान बढ़े, जिससे मुझे नई जानकारी मिले, जिससे मेरा जो मुझे मैं किताब में नहीं पढ़ सकती हूँ, तो शायद वो चीज़ मुझे रील के द्वारा मिले। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन-सा सोशल मीडिया कंटेंट। अच्छी चीज़ है, आपके ऊपर है, आप किस तरह से उसको उपयोग में हाँ, लाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से आप वीडियो बनाते हैं, वो हाँ, इंस्पिरेशन मैं लगता है हमारे मैं लिए। इसलिए बनाती हूँ कि देखो जो भी लोग होते हैं, जो कहीं जा नहीं पाते हैं, तो उनको भी दुनिया देखने का एक हक है। पूरा और पूरा उनकी नज़र में दुनिया यदि मैं अंग्रेज़ी में बनाऊँ तो किसी को समझ नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि अपनी जो भाषा है और अपनी जड़ें हैं ना, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरी भाषा, और जो नई जगह मैं जाती हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे गाँव के लोग भी देखें, मेरी जगह के लोग भी देखें, और वो इनको देख के ये प्रेरणा लें कि ऐसा हम कैसे अपने प्रयासों से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि मैं जहाँ जाती हूँ तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो मैं बनाती हूँ। और ज़्यादातर सारे प्रेरणात्मक होते हैं कि भाई हमको भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई देखो, हर कोई अभी भाग दौड़ में लगा हुआ है, किसी को किसी के लिए मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जितना भी हमारे पास टाइम मिले तो हम कैसे अपना जलवायु की तरफ सोचें, अपने प्लांट्स की तरफ, अपने प्लानट की तरफ, अपने ये सारी चीज़ों की तरफ सोचें, जब भी तो हम मतलब ज़िंदा रहेंगे। क्योंकि अभी पिछले समय की बात देखो और अभी की देखो तो काफ़ी डिफरेंसेस आए। थैंक यू आपका पॉडकास्ट में आपने शूट करवाया। बस सवाल इतने ही थे। चलिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा पहला पॉडकास्ट इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे किया है, तो इनके पॉडकास्ट को आप देखिए, आगे और इनको क्या इम्प्रूव करना उसके लिए कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इनकी हौसला अफजाई करते रहिए ताकि ये और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएँ आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे प्रेरणात्मक चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहें। थैंक यू।